हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। आज मार्च की पहली तारीख है, दिन है फ्राइडे यानी शुक्रवार। तो हम लोग देखते हैं द हिंदू में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो देखेंगे और हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे। तो आज का जो हेडलाइन है वो देखते हैं। हेडलाइन में ये बताया गया है कि पहला हेडलाइन है कि हिमाचल में 6 कांग्रेस के जो रेबल बागी एमएलए थे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो आगे हम देख लेंगे डिस्क्वालिफिकेशन क्या होता है। दूसरा न्यूज़ हमारा ये है कि जीडीपी ग्रोथ जो है फाइनेंशियल 24 के लिए 7.4% से बढ़ेगा। ये कौन कह रहा है? एनएसओ। अब एनएसओ क्या होता है? एनएसओ होता है नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। अब इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि एनएसओ क्या होता है। एनएसओ नेशनल, ये लिखा हुआ है नेशनल स्टैटिकल ऑफिसर। ये ऑफिस ये 2005 में बना। और ये कैसे बना? ये 2 इंस्टीट्यूट था उसको मिला के बना दिया। एक था सीएसओ जो कि सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक था एनएसएसओ, है ना, नेशनल सर्वे सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों को मर्ज करके बना दिया 2005 में एनएसओ। ठीक है। और ये काम किसके अंदर करता है? ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इसके अंदर काम करता है। आप बताइएगा इसके मिनिस्टर कौन है हमारे अभी, है ना, कमेंट में बताइएगा। तो ये क्या बोला? ये बोला कि जो हमारा जो 7.3% से ग्रो करने वाला था जीडीपी, वो अब 7.6% से ग्रो करेगा। रिवाइज करके रेज कर दिया गया ग्रोथ एस्टिमेशन जीडीपी का। अब जीडीपी क्या होता है वो अभी आपको हम बता देते हैं। उसके बाद क्या बोला, ये बस बता दे रहे हैं आपको कि 7.6% से ये ग्रो करेगा। ये ऑल्सो स्केल डाउन 7.2% ग्रोथ एस्टिमेट ऑफ 2023 टू 7% एंड रेज 2021 एस्टिमेट फ्रॉम 9.1 to 9.7। उसके बाद क्या बोला कि जीवीए जो ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है इन द इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू 6.9 राइज हो करेगा इन ईयर एंड विथ एनएसओ डाउन ग्रेडिंग लास्ट ईयर जीवीए ग्रो टू 6.7% फ्रॉम 7%। ठीक है। तो अब जीडीपी क्या होता है और जीवीए क्या होता है ये बताते हैं। जीडीपी क्या होता है ना, आप बहुत आसान भाषा में ये समझिए कि मान लीजिए ये हमारा देश है, तो इसमें जो भी मान लीजिए ये हमारा प्यारा भारत महान है, ठीक है, तो इसके बाउंड्री के अंदर, है ना, विद इन ए कंट्री बाउंड्री, ये जो कंट्री बाउंड्री है इसके अंदर जितना भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ उसको एस्टिमेशन करने के बाद जो आएगा वो होता है जीडीपी। ठीक है, जीडीपी। जीडीपी। और बोलेंगे जीवीए क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडिशन, जीवीए। तो ये क्या है? ये भी नेशनल इनकम को क्या करता है? कैलकुलेट करता है। लेकिन कैसे करेगा? इन द फॉर्म ऑफ कारपोरेट की। कारपोरेट जो है उसका कंट्रीब्यूशन क्या है? सब्सिडी, कंपनी एटसेट्रा, है ना, जैसे म्यूनसिपैलिटी टू इकॉनमी, प्रोड्यूसर सेक्टर किसी रीजन में उसका कंट्रीब्यूशन देखता है। ठीक है। और ये क्या होता है? ये एक इकोनॉमिकल क्या है? प्रोडक्टिविटी मेट्रिक दैट मेजर द कंट्रीब्यूशन ऑफ कारपोरेट सब्सिडी कंपनी और म्यूनसिपैलिटी टू एन इकॉनमी, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड रीजन, है ना। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि जब जीवीए हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? जीडीपी में जब हम सब्सिडी जोड़ के और टैक्स घटा देते हैं तो हमारा जीवीए निकलता है। तो यही बस है इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको बता दिए कि एनएसओ कब बना? 2005 में, सीएसओ और एनएसएसओ को मिला के। ठीक है। इसके चेयरमैन कौन है एनएसओ के? चलिए बता दे रहे हैं हम, राजीव लक्ष्मण करंदीकर। ओके, सो हेडलाइन से तो हमारा इतना ही है और कुछ है नहीं। आगे चलते हैं हम लोग। आगे के न्यूज़ में हम लोग क्या देखेंगे कि सिक्यारा टनल के जो रेस्क्यू थे, ये कल न्यूज़ में बहुत चल रहा था। ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकल न्यूज़ है ये सब। ठीक है। उसके बाद ये सब भी हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। मोदी जी बोल रहे हैं अब की बार। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे देखिए कि जेडएसआई क्या होता है? जेडएसआई का मतलब क्या होता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये ना एक नया डिस्कवर किया सी स्लग। अब सी स्लग क्या होता है? तो यू कैन से कि सी स्लग इज ए लाइक ऑफ स्नेल, सी स्नेल, विच टाइम के हिसाब से जैसे जैसे वो इवॉल्व हुआ तो वो क्या करता है? अपना शेल को जो है लॉस्ट कर देता है। ठीक है, सी स्लग काइंड ऑफ एक टाइप ऑफ स्नेल ही कह सकते हैं, टाइप ऑफ सी स्नेल। ओके, जो कि इवोल्यूशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से वो क्या करता है? अपना लॉस्ट दियर शेल्स। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सी स्लग बोलते हैं।
तो उसका नाम जो डिस्कवर किया है उसको हमारे प्रेसिडेंट मुर्मू के नाम पे रखा गया है, द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पे। तो इस न्यूज़ को देख लेते हैं, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, कहाँ मिला है, पहले तो जेडएसआई के बारे में देख लेते हैं। जेडएसआई वो भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा कलर लिया जाए, रेड ही ले लेते हैं। जेडएसआई है ना, इसका लिखने का जरूरत नहीं है, इसका फुल फॉर्म जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर इन कोलकाता। ये कब बना, ये बना 1916 में, ठीक है। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसके मिनिस्टर कौन है, ये भी कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। और इसके डायरेक्टर कौन है, ये तो एकदम आपको पता ही होना चाहिए, क्यों, क्योंकि फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर बनी है 1916 से। नाम क्या है, डॉक्टर धृति बनर्जी, धृति बनर्जी, ठीक है। फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर बनी है। और ये शुरुआत क्या था, इसका जेनेसिस कहाँ से है, आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में कि एक था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। किनके द्वारा बनाया गया था, 1784 में ये बनाया गया था। और किनके द्वारा बनाया गया था, विलियम जोन्स। आप लोग निक जोन्स नहीं पढ़िएगा, विलियम जोन्स है ये, निक जोन्स नहीं है, विलियम जोन्स के द्वारा बनाया गया था। तो वहीं से कहा जाता है जेडएसआई का जेनेसिस है। हेडक्वार्टर कोलकाता है, 1916 में बना, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करता है। डायरेक्टर कौन है, धृति बनर्जी। आपको बताना है मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर कौन है, ठीक है। तो ये न्यूज़ देख लेते हैं कि नाम क्या रखा गया है। नाम रखा गया है, ये पहले मिला कहाँ, बिलोंगिंग टू मेलानोकाइमस जीनस वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम दीघा। वेस्ट बंगाल का जो दीघा कोस्ट है वहाँ मिला है, और उड़ीसा का जो उदयपुर कोस्ट है वहाँ मिला है। ये हेड शील्ड सी स्लग है, ठीक है। इसका नाम क्या रखा गया है, इसके जो देखिए फैमिली कहीं ना जो स्पीसीज पे बिलोंग करता है उसी के नाम पे लिखा गया। पहला नाम लिखा गया है मेलानो क्लैम्स, और दूसरा नाम रख दिया है हमारे प्रेसिडेंट का द्रौपदी। तो इसका नाम क्या है, मेलानो काइम्स द्रौपदी। आपसे सीधा सीधा ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज मेलानो काइम्स द्रौपदी, सो इट्स व्हाट, इट्स अ सी स्लग। व्हाट इज अ सी स्लग, काइंड ऑफ सी स्नेल, राइट। उसके बाद इसमें क्या दिखाई दिया कि एक स्टेटमेंट जारी की, कौन, जेडएसआई डायरेक्टर धृति बनर्जी, डॉक्टर धृति बनर्जी, उन्होंने कहा। उसके बाद इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि कहाँ रखा गया है, कहाँ रखा गया, मरीन एक्वेरियम रीजनल सेंटर दीघा में, और स्टूडियन बायोलॉजी एंड रीजनल सेंटर गोपालपुर में रखा गया है। और ये कहाँ पाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन टेम्परेट रीजन देखिए टेम्परेट है, और इंडो पैसिफिक ओशियन रीजन में ये पाया जाता है। हमारे लिए इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपको एडिशनल ये न्यूज़ बताया गया और कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे देखते हैं हम, आगे ये देखिए एक रिदमिक रिचुअल है। तो ये क्या है, थेयम आर्टिस्ट हैं ये लोग जो हैं, ये जो थेयम आर्टिस्ट हैं, ये कहाँ का फेमस डांस है, ये एक रिचुअलिस्टिक डांस है। थेयम आर्टिस्ट जो है एक रिचुअलिस्टिक डांस है, कहाँ का, ये थेयम को हम और क्या बोलते हैं, कलियट्टम, या इसको बोलते हैं तीरा। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि कहाँ का ये लोकल फोक डांस है। ये क्या है, रिलीजियस रिचुअल होता है, रिचुअल डांस है। कहाँ, नॉर्थ केरला, सम पार्ट ऑफ कर्नाटका, राइट। तो कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में हुआ जा रहा है। आप अभी हाल में एक मूवी आया था कंतारा, ठीक है। तो आपको देखने में लग रहा होगा कंतारा जैसा है, जो उनमें जो दैब बन के डांस करते हैं वो ही है, लेकिन कंतारा जो है वो भूटा कोला डांस पे होता है। वो जो दिखाया गया उसमें जो डिपिक्ट किया गया है कंतारा मूवी में, वो भूटा कोला है और वो कर्नाटका का डांस है। तो सो डोंट कंफ्यूज विथ कंतारा, क्योंकि लोग देख के और उसी को कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते नहीं है ना, तो रिलेट कर लेते हैं कि हाथ में मसाल है उसी तरह का ये पहने हुए हैं, तो वो नहीं है। ये थेयम है, ये केरला और नॉर्थ केरला का है, और ये जो कंतारम दिखाया गया था वो था भूता कोला डांस, ठीक है, वो कर्नाटका का है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। आगे का न्यूज़ क्या है कि ये तो वही वाला है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं होता है। अब आते एडिटोरियल में, ई एविडेंस न्यू क्रिमिनल लॉ इम्प्लीमेंटेशन। ये हमारे लिए बस इसमें थोड़ा सा जानकारी के लिए क्या ज़रूरत है कि आपको पता है कि अभी 3 कानून पास किया गया जिसमें 3 इनेक्टेड क्रिमिनल लॉ। पहला कि भारतीय न्याय संहिता, उसको पहले क्या बोलते थे हम लोग, इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करके हम बनाए क्या, भारतीय न्याय संहिता। उसके बाद जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था उसको हम लोग नागरिक सुरक्षा संहिता नाम दिए। और तीसरा जो हम इंडियन एविडेंस एक्ट था उसको क्या नाम रखे हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। बस हमारे लिए यही 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस कौन किया, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को कौन किया, नागरिक सुरक्षा संहिता। और एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस कौन किया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, राइट।
ये कब से इनेक्ट हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा? जुलाई 1 2024 से। और ये सेम टाइम 1062 सेक्शन भारतीय न्याय संहिता। तो इसी के बारे में ये बताए हैं कि क्लैरिटी क्या होगा, है ना, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में, कि पहले क्या क्या इसमें ऐड किया गया, कि सम प्रिसीजन, है ना, जो पहले डॉक्यूमेंट में लिखा होता था कि पेपर पे जो लिखा रहेगा स्टैंप लगा होना चाहिए, अब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड कर दिया गया है ना, सर्वर लॉग्स, डॉक्यूमेंट, लैपटॉप, स्मार्टफोन, ये सब। तो ये हमारे एग्जाम के लिए वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसमें क्या ऐड किया गया, क्या चेंज किया गया। हमारे लिए बस ये इंपॉर्टेंट है कि 3 कानून को कि रिप्लेस कौन किया, बस यही इंपॉर्टेंट है। आगे का जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें एक वैसे सेक्टर को बताया गया जिसको हम लोग मानते ही नहीं हैं, जिसको हम लोग इग्नोर करते रहते हैं, हमारे अगल बगल ही होता है, लेकिन वी इग्नोर देम, और हम लोग उनसे इनफैक्ट अभी भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं, अनटचेबिलिटी फेस करना पड़ता है उनको। कौन है वो? इनफॉर्मल बेस्ट पिकर, है ना, जो कि उनको फॉर्मल सेक्टर भी नहीं है, वो एक इनफॉर्मल सेक्टर है और वो बेस्ट पिक करते हैं, है ना, कचड़ा जो चुनते हैं। आप लोग देखते होंगे कि कहीं भी कोई भी शहर होगा, हाई फाई सोसाइटी, लीड क्लास को छोड़ के आप कहीं भी जब अपन खिड़की से झांकेंगे तो बेस्ट पिकर आपको दिखेगा। तो उन्हीं के बारे में लिखा गया। और वो क्यों लिखा गया? क्योंकि मार्च 1 जो है, मार्च की 1 तारीख को हम लोग क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल बेस्ट पिकर डे मनाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में ये दोनों ने लिखा, नीति और ध्रुपद। वो ये बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है। आप जब ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम आपको थोड़ा थोड़ा समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बोले कि इंटरनेशनल बेस्ट स्पीकर डे जो है 1 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, या उनके लिए दिया जाता है। बेस्ट स्पीकर अक्रॉस द वर्ल्ड विल पे होमेज टू फेलो स्पीकर्स, है ना। ये कोई 1992 का कोलंबिया मर्डर हुआ था, उसी को होमेज देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि द वर्ल्ड ऑफ द इनफॉर्मल बेस्ट स्पीकर, जो हमेशा क्या है? फॉरगेटन है, हाइपर मार्जिनाइज वर्कर है, कोहर्ट है ना, चेन, बेस्ट वैल्यू चेन सिस्टम से इंडेंसिबल एंड इनविजिबल पार्ट ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम नीड्स टू बी अंडरस्टूड। उसको समझना चाहिए, तो समझते हैं हम लोग। तो देखते हैं कि ILO जो है वो क्या डिफाइन करता है इनफॉर्मल सेक्टर इन बेस्ट मैनेजमेंट एज ए इंडिविजुअल। क्या बोलता है कि जो ILO है वो डिफाइन कैसे करता है बेस्ट स्पीकर को, कि इंडिविजुअल्स और स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस दैट इंटरवीन इन बेस्ट मैनेजमेंट विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड एंड विदाउट बीइंग फॉर्मली चार्ज्ड विथ प्रोवाइडिंग बेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेस्ट स्पीकर बोलते हैं। ये हमारे लिए नहीं, ये कौन बोलता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन किया है। तो उसके बारे में बोल रहा है कि दे वर्क द प्राइमरी कलेक्टर ऑफ रिसाइकिल बेस्ट, है ना, प्लेइंग ए क्रिटिकल रोल इन बेस्ट मैनेजमेंट, है ना, रिसोर्स एफिशिएंसी, कलेक्टिंग, सॉर्टिंग, ट्रेडिंग, समटाइम्स इवन रिसर्टिंग ये डिस्कार्डेड वेस्ट इनटू इकोनॉमी। कि कैसे आपको पता होगा ग्रीन इकोनॉमी का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारे यहाँ, है ना, कि कैसे बेस्ट को हम लोग, उसका सर्कुलर इकोनॉमी का भी बात चल रहा है, तो उसमें कैसे क्रिटिकल रोल प्ले करेंगे ये बेस्ट स्पीकर्स, अगर इनको हम फॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी क्या है, ये इनका आधा से ज़्यादा लोग तो क्या करते हैं, इनमें जो होते हैं नशेड़ी होते हैं। ठीक है, जो आप एक वीडियो देखे होंगे, पूरा इंडिया हंसा, कि नाम क्या है, कमलेश। सोचिए हमारे देश का ये हाल है कि उस बच्चे का हाल देख के हम लोग उस पर हंस रहे हैं। ये नहीं सोचा जा रहा कि वो बच्चा इतना कम उम्र में नशा क्यों करने लगा है। वो जो लड़का था वो भी बेस्ट पिकर था। वो बेस्ट पिक करता है किस लिए? अपना नशा के लिए, क्योंकि उसको आदत लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह का हाल है। अब डेटा क्या शो करता है वो दिखाइए। देखिए, आपको कल भी हम बताए थे कि कैसे लिखा जाता है, तो ये बताया गया कि क्यों लिखे हैं, है ना, कि उसको फिर डिफाइन किया गया ILO के हिसाब से। ठीक है, उसका रोल बताया गया। अब देखिए, वो डेटा के हिसाब से उसको कनेक्ट कर दिया गया कि जो ये बोल रही हैं, जो इन्होंने लिखा है, उसको कैसे ये जस्टिफाई करेंगे, है ना। तो कैसे जस्टिफाई करेंगे? कि डेटा दिखा के। तो डेटा कहाँ से दिखा रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट रिपोर्ट के हिसाब से, है ना, कि इनफॉर्मल बेस्ट इकोनॉमी इम्प्लॉयज 0.5 से 2% ही लोग जो है अर्बन पॉपुलेशन में ग्लोबली जो है वो इम्प्लॉय होते हैं, है ना। मेन आर वीमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली हु आर ऑफन डिसेबल, पुअरेस्ट ऑफ द अर्बन पुअर, फेस वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफन, राइट। उसके बाद से क्या, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्विस 17-18 भी क्या दिखाता है कि देयर आर नियरली 1.5 मिलियन बेस्ट स्पीकर्स विद इन इंडिया अर्बन वर्क फोर्स विद हाफ ऑफ मिलियन बीइंग विमेन। हमारा जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2017-18 में आया, वो क्या दिखाया कि 1.5 मिलियन अगर बेस्ट स्पीकर हैं, जिसमें अर्बन वर्क फोर्स में, जिसमें उसमें हाफ मतलब कि 60, ये 1.5 का हाफ जो लोग हैं वो क्या है, वीमेन है। और मोस्टली इसमें कौन काम करता है, वो देखिए लिखा हुआ है कि जो अर्बन पुअर है ना, जो कि चिल्ड्रेन है, वीमेन है, और वो हमेशा क्या फेस करना पड़ता है उनको, सेक्सुअल हरासमेंट, वायलेंस। ठीक है, आपके बगल में वो बैठेगा, आप चाहेंगे, आप उसको क्या करेंगे, भगा देंगे कि भागो। इनफैक्ट गली के कुत्ते उनको देख के भौंकते हैं, सोचिए।
ऑन एवरेज इंडिविजुअल वेस्ट पिकर कलेक्ट, वो बता रहे हैं कि जो एक एवरेज वेस्ट पिकर होता है वो 60 से 90 केजी दिन में वेस्ट पिक करता है, 7 से 8 घंटा का स्पान में, है ना। वो दिन भर घूमेगा, है ना। देयर पुअर हेल्थ, इरेगुलर वर्क, लो इनकम एंड रेगुलर हरासमेंट एज कंप्लेंट बाय देयर सबऑर्डिनेट पोजीशन इन द कास्ट हायरार्की, है ना। उसके बाद क्या बोल रहे कि देयर हेल्थ इशू, अब वो कचड़ा के साथ ही दिन भर रहेगा तो उसका हेल्थ भी गिरेगा, है ना। डर्मेटोलॉजिकल, है ना, स्किन डिजीज होगा, रेस्पिरेटरी डिजीज होगा। उसके बाद क्या बोला कि बोल रही हैं ये कि बेस्ट पिकर सफ़र एग्जिस्टेंशियल प्रिकारसिटी, है ना। एग्जिस्टेंशियल प्रिकारसिटी का मतलब क्या होता है कि उनको पता भी नहीं है कि उनको कब से जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उनको कब निकाल दिया जाएगा कुछ पता नहीं है, कब वो हो सकता है बीमार हो जाए, उनको कुछ पता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में या बाय डिज़ाइन में, उनको बोला गया है कि म्युनिसिपल सॉलिड में कैसे वो करेंगे, वो मशीनाइजेशन करेंगे, है ना, वो मशीन से करेंगे, ना कि उनको बेस्ट करना। इसलिए by design align them agreeing their vulnerability and loss of rights and waste picking and noted by Alliance of Indian Waste Pickers AIW रिपोर्ट क्या बोलता है, ये क्या है, Alliance of Indian Waste Pickers 2023 रिपोर्ट के हिसाब से कि प्राइवेट एक्टर्स कौन, जो प्राइवेटली काम करता है, जो प्राइवेट कंपनीज है, जो प्राइवेट, भाई देव आप कुछ स्टार्टअप ऐसा करना चाहते हैं जो बेस्ट को पिक करके कुछ वो होते हैं प्राइवेट एक्टर, वो क्या बोलता है कि एक्सपेंसिव मशीनरी ऑफरिंग कॉम्पिटिटिव रेट टू बेस्ट जनरेटर, अगर आप उसको बनाएंगे भी तो उसको आप महंगा बेचेंगे। हाउस होल्ड एंड बिजनेस विच मार्जिनलाइज इनफॉर्मल पिकर्स एंड फोर्स देम टू हजार्डस बेस्ट पिकिंग। अब बाय द वे आप खुद सोचिए, मान लीजिए कि आप एक ऐसी कंपनी बनाते हैं जो रिसाइकिल का कुछ काम करती है, तो आपका जो रॉ मटेरियल वो क्या होगा, वो बेस्ट होगा। और वो बेस्ट का आप जाएंगे करने पिक नहीं, उसके लिए आप क्या करेंगे, जो गली मोहल्ले के बच्चे रहते हैं उनको थोड़ा सा मार्जिनाइज, उसको बोलेंगे कि हम जो तुमको अगर 4 रुपया कोई दे रहा है तो हम चलो 1 रुपया बढ़ा के दे देंगे, तुम मेरे यहाँ दे देना। लेकिन आप खुद नहीं जाएंगे। या फिर जो सो कॉल्ड सेल्समैन होते हैं कि जो टाई बेल्ट वाले फॉर्मल पहन के जाएंगे वो पिक करने बेस्ट नहीं, तो वो क्या मजबूर करेगा उनको बेस्ट कलेक्शन के लिए मजबूर करता है ना। तो यही बता रहे हैं कि हेल्थ रिस्क हो जाएगा, कंप्रोमाइज इनकम, है ना, लोअर सोशल स्टेटस, प्राइवेट प्लेयर, म्युनिसिपल अथॉरिटी ऑफन कार्डन ऑफ डंप साइट, है ना, पुशिंग देम टू फर्दर वल्नरेबिलिटी। उसके बाद क्या है कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या है, ईपीआर, ये क्या होता है, ये प्लास्टिक में ये गेंड ट्रैक्शन इन इंडिया टू मीन्स इनहेंस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ये एक जो कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इनहेंस करता है इंडिया को एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या बोला कि ट्रांसफर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट फ्रॉम म्युनिसिपल अथॉरिटी एंड होल्ड्स कॉमर्शियल बेस्ट पेपर अकाउंटेबल। ईपीआर जो है एक्सटेंडेड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्या करता है, अपीयर सिमली प्रॉमिसिंग विथ पोटेंशियल फॉर सोशल इंक्लूजन ऑफ बेस्ट पिकर एंड अदर फॉर्मल ग्रास रूट एक्टर, है ना। इनको क्या करता है, ये पोटेंशियल सिमलिंग प्रॉमिस करता है कि आपको जो हम इनफॉर्मल ग्रास रूट देंगे, है ना, जो भी इनफॉर्मल ग्रास रूट में जो काम करते हैं बेस्ट पिकिंग करते हैं उनके लिए, है ना। बाई वीमेन इन ये उनको BIEGO एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ग्लोबलाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, इनमें बोलता है वीमेन को कि काम करने के लिए मिलेगा। ईपीआर रिडायरेक्ट बेस्ट अवे फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर, है ना, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट और इनफॉर्मल बेस्ट पिकर। तो उसके बाद ये क्या बोला गया है कि AIW जो है ना, अलायंस ऑफ इंडियन वेस्ट पिकर्स, वो क्या ऑब्जर्व किया कि ईपीआर का जो गाइडलाइन है उसमें इंडिया आइडेंटिफाई सेवरल स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग किसको, CPCB, ये जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना, ब्रांड ओनर्स है, इंडस्ट्री एसोसिएशन है, सिविल सोसाइटी, ये सब मिल के वो काम करना चाहते हैं। और चाहते हैं क्या कि बेस्ट पिकर एंड दिस रिप्रेजेंट दो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 16 के हिसाब से मैंडेट द इंक्लूजन ऑफ बेस्ट पिकर ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम। दे आर एविडेंटली मिसिंग द प्रायोरिटाइजेशन। अब गाइडलाइन के हिसाब से क्या बोला गया कि ये गाइडलाइन किसके द्वारा पब्लिश किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैव ब्लाइंडली इग्नोर द रोल ऑफ इनफॉर्मल बेस्ट पिकर बेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग। जो मिनिस्ट्री का जो गाइडलाइन था वो भी इनको क्या किया है, इग्नोर किया है। तो आप अपने आंसर में ये रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि वी हैव टू सी लुक, क्योंकि दे आर वो भी हमारे ही लोग हैं, वो कोई है एलियन नहीं है, ठीक है। प्लास्टिक ट्रीटी एंड जस्ट ए ट्रांजेक्शन, क्या बोल रहे हैं कि जो प्लास्टिक ट्रीटी है वो है या फिर वो बस एक ट्रांजेक्शन है। तो बोल रहे हैं कि ग्लोबली अगर हम देखेंगे तो बेस्ट पिकर जो है कलेक्ट और रिकवर करते हैं 60% ऑफ ऑल प्लास्टिक, जो कि क्या होगा, रिसाइकल होगा। सो इन द 2020 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट के हिसाब से डिस्पाइट द क्रूशियल रोल इन सस्टेनेबल रिसाइकलिंग देयर वर्क इज रेयरली वैल्यूड एंड देयर स्ट्रगल टू अर्न ए डिसेंट लिविंग, है ना। UNDP और PW रिपोर्ट जो है स्टेट क्या करता है, जो रसोल्ला में इनफॉर्मल बेस्ट पिकर collect 70 million metric ton of plastic waste which is 59% of all plastic material collect by recycling,
राइट। तो यही बोल रही है कि सारा इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी इनका सूरत हाल बदलने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अभी भी वो इनफॉर्मल है, उनको फॉर्मलाइज करने की नीड है। उसका रोल ऑफ वेस्ट पिकर्स इन सक्सेसफुल प्लास्टिक मैनेजमेंट इज इमर्ज इन क्रिटिकल फैक्टर, है ना। ये सीपीसीबी का रिपोर्ट जो है, क्या है सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और ईपीआर रिपोर्ट जो है वो दोनों मिलके वो क्या बोल रहा है कि जनवरी 6 इज ए प्लास्टिक ओवरशूट डे इंडिया में हम करेंगे, एंड कंट्री दैट ऑलरेडी एमंग 12 कंट्रीज, ये बोले हैं कि जो कुछ जो इनिशिएटिव ले रहा है प्लास्टिक के लिए। तो ये लास्ट में क्या बोल रहे हैं कि बेस्ट पिकर पोजेज ट्रेडिशनल नॉलेज अराउंड हैंडलिंग वेस्ट, उनको पता होता है, ट्रेडिशनल नॉलेज होता है। तो कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं ये बता रहे हैं कि जो क्या स्ट्रेंथन करेगा ईपीआर सिस्टम को और उसके इम्प्लीमेंटेशन को, है ना। सो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये बोल रहे हैं कि वी नीड टू रीथिंक द फॉर्मुलेशन ऑफ ईपीआर नॉर्म्स, जो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा गाइडलाइन है, उसमें सोच रहे हैं कि इसको रीथिंक करके फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा कि कैसे हम इनफॉर्मल बेस्ट पिकर को न्यू लीगल फ्रेमवर्क में लाएं, उनको मेन स्ट्रीम में लाएं। अगर वो फॉर्मलाइज हो जाएंगे तो हमारे वो इकॉनमी में भी हेल्प होगा, ठीक है। तो ये था ये वाला, और अब आगे चलते हैं हम। ये आपको लास्ट वाले आई थिंक लास्ट सैटरडे या लास्ट वीक में ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बहुत अच्छे से डील कर दिया गया कि क्या लीगलाइज होना चाहिए या नहीं, क्या इम्प्लीकेशन है। तो टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे। आगे देखते हैं कि वन क्रॉस वोटिंग इन राज्यसभा इलेक्शन, कि राज्यसभा इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग होने पे क्या हो जा रहा है, वो क्यों हो रहा है और उसका क्या क्या प्रोविजंस है वो देखते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखें कि राज्यसभा इलेक्शन अभी हो रहा था, तो राज्यसभा जो है उसमें मैक्सिमम सीट कितना होता है, तो राज्यसभा में मैक्सिमम सीट हमारे आर्टिकल 80 के हिसाब से 250 होना चाहिए। 250 में कितना 238 जो है वो क्या होंगे, इलेक्टेड होंगे, और 12 जो होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे, नॉमिनेटेड, ठीक है। उनको नॉमिनेट कौन करेगा, हमारे प्रेसिडेंट साहब करेंगे, ठीक है। कौन कौन से फील्ड से होने चाहिए, आर्ट से, ठीक है, लिटरेचर से, उसके बाद साइंस, उसके बाद सोशल साइंस, ये 4 फील्ड से होना चाहिए। उसके बाद इलेक्टेड जो मेंबर होंगे उनको कौन इलेक्ट करेगा, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट एंड यूटीज, राइट। उसके बाद ये तो ये क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रारूप है, इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। तो राज्यसभा का जो इलेक्शन होगा, अब राज्यसभा की बात कर ही रहे तो चेयरमैन कौन है, आपको पता है, जगदीप धनखड़, और डिप्टी चेयरमैन कौन है, हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। ये आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब आपका इलेक्शन कैसे होता है इसका, राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से थ्रू ओपन बैलेट, है ना, ओपन बैलेट से होता है, ठीक है। अब इसका राज्यसभा में मेंबर बनने के लिए एज कितना होना चाहिए आप बताइएगा, और लोकसभा में भी एज कितना होना चाहिए मेंबर बनने के लिए, दोनों का एज बताइएगा। और दोनों में ना आपको एक हिंट दे रहे हैं कि डिफरेंस होता है 5 ईयर्स के एज का, तो वो क्यों होता है, अगर आपको पता होगा तो ये भी बताइएगा कि क्यों हम लोग एज डिफरेंस रखा गया है, एक लॉजिकल रीज़न क्या होता है, क्यों हम दोनों को सेम क्यों नहीं कर दिए, ठीक है, वो बताइएगा। अब आता है यहाँ देखिए क्या है, आपको एक बार बस गो थ्रू करवा दे रहे हैं कि राज्यसभा इलेक्शन जो हिमाचल में हुआ है ना, स्टेट ऑफ यूपी और हिमाचल में और कर्नाटका में, तो उसमें दिया कि राज्यसभा का इलेक्शन होता कैसे है। तो क्या लिखा हुआ है कि आर्टिकल 80 के हिसाब से इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, है ना, इलेक्टेड मेंबर ऑफ दियर लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग वो क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि 1998 में राज्यसभा इलेक्शन हुआ था महाराष्ट्र में, पहली बार जहाँ क्रॉस वोटिंग हुआ था, है ना, लॉस ऑफ कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट। उसके बाद क्या हुआ, ये रूपा एक्ट आया, आरपी एक्ट जिसको बोलते हैं 1951, है ना, 2003 में। सेक्शन 59 वाज आर्म्ड टू प्रोवाइड द वोटिंग इलेक्शन राज्यसभा शैल बी थ्रू द ओपन बैलेट, आपको बताया कि ओपन बैलेट से होता है, वो उसको चेंज करके बोल दिया गया आरपी एक्ट 2003 में सेक्शन 59 में कि ओपन बैलेट से होगा, ठीक है। ओपन बैलेट को जाके दिखाना पड़ेगा जो पार्टी के जो मेंबर हैं कि हम देखिए इनको वोट दिए हैं, वो विप जारी कर देता है, इसलिए, ठीक है। अब ये डिफेक्शन क्यों हो जा रहा है, वो 10th शेड्यूल जो हमारा उसमें लिखा गया है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंटी डिफ्लेक्शन जो होता है रूल है 10th शेड्यूल में 1985 में आया था, ठीक है। 52nd CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आपको पता होगा आया राम और गया राम जो थे हरियाणा के 1969 में, वो
दिन भर में 3 बार उनका आइडियोलॉजी बदल गया था, इसलिए ये कानून लाना पड़ा था हमको, एंटी डिफेक्शन, वी कैन से एंटी और एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। तो यही है। तो ये बोला जा रहा है कि राज्यसभा में ये डिफेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि रूल ये है कि ये जो मेंबर है हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये सिर्फ ये लेजिस्लेचर में होता है, ना कि राज्यसभा में वैलिड नहीं होता है। क्या बोले, द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा आर नॉट ट्रीटेड एज प्रोसीडिंग विद इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट्स वाई आप क्रॉस वोटिंग भी चल रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ड्राइंग रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, कहीं वो रेफरेंस देके बोल रहे हैं कि जुलाई 17 में 10th शेड्यूल विथ रिस्पेक्ट टू वोटिंग अगेंस्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टी विल नॉट बी एप्लीकेबल टू राज्यसभा इलेक्शन। सो फर्दर मोर पॉलिटिकल पार्टी कैन नॉट इशू एनी व्हिप टू इट्स मेंबर फॉर सच इलेक्शन। तो व्हिप पॉलिटिकल पार्टी जारी नहीं कर सकता है राज्यसभा के इलेक्शन के लिए, इसलिए क्रॉस वोटिंग हो जा रहा है। अब रूल कोर्ट क्या क्या था, एक केस था 2006 का कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें वो बोला था सुप्रीम कोर्ट की, इट रीजन दैट इफ सेक्रेसी बिकम्स ए सोर्स ऑफ करप्शन देन ट्रांसपेरेंसी हैज़ द कैपेसिटी टू रिमूव इट, राइट। तो उसके बाद 10th शेड्यूल में बोला गया, ये सब 2 केस है उसमें, ये हम लोग को इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, तो क्रॉस वोटिंग होने से क्या हो रहा है। तो ये बोला जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग द लास्ट डिकेड हैव डिफीटेड, बहुत ज़्यादा अभी आप देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा क्रॉस वोटिंग जब से बीजेपी, और कह सकते हैं कि हालांकि ऐसे एलिगेशन लगाना तो एकदम सीधा सीधा गलत बात हो जाएगा, सारी पार्टियां ही करती हैं, जिनको मौका मिल जाए। वो अलग बात है कि इनको भी मौका नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वो बोला कि सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग फ्यूचर में देख सकते हैं कि वोटिंग फॉर एमएलए अगेंस्ट हिज पॉलिटिकल पार्टी राज्यसभा इलेक्शन में भी बिल कंस्टिट्यूट स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर द मेंबर एंड हैज वॉलंटरी गिवन द मेंबरशिप ऑफ सच पार्टी। इफ ए कोर्ट डिसाइड्स सो इट वुड बी वैलिड ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल, इट वुड बी होपफुली एक्ट एज डिटरेंट अगेंस्ट सच क्रॉसिंग वोटिंग इन द फ्यूचर, है ना। कि मे भी ये देख के, जैसे चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट उसको बोला कि हम अलाउ नहीं करेंगे मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी का, उसी तरीके से सू मोटो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ले ले और कोर्ट कुछ करे इसमें, है ना। तो वो देखा जाएगा अगर कोर्ट कुछ करती है तो। उसका नाटो मेंबरशिप है ना, जो इज नाटो मेंबरशिप इज द कार्ड फॉर यूक्रेन, मन करेगा एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी हमारे लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे हमारा प्रीलिम्स के लिए छोटा छोटा न्यूज़ है कि कोटक महिंद्रा जो है वो स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन अनवील किया है। ये क्या है जानने की ज़रूरत नहीं, बस याद रखिएगा स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन कभी आ जाए कि प्रीलिम्स में कौन से बैंक ने लॉन्च किया, तो वह है कोटक महिंद्रा। दूसरा न्यूज़ हमारे लिए आ जाता है, यहाँ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ जाता है कि टाटा जो है, टाटा टू बिल्ड इंडिया फर्स्ट फैब क्या होता है, फैब्रिकेशन, एज ए कैबिनेट अप्रूव 1.25 लाख करोड़ ऑफ चिप फैसिलिटेशन। तो देखिए ये यूनियन कैबिनेट जो हमारा 3 सेमीकंडक्टर प्रपोजल के लिए टोटलिंग 1,25,600 करोड़ जो है लोकेट किया। कहाँ, धोलेरा और सनाद गुजरात में है, 3 जगह बनेगा, 2 गुजरात में 2 जगह, कहाँ, एक धोलेरा और सनंद, और दूसरा कहाँ है, आसाम में कहाँ, मोरीगांव, ठीक है। तो ये जो धोलेरा और मोरीगांव जो है वुड बी कौन बनाएगा, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड एंड टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। द फॉर्मर वुड बी इंडिया, ये क्या होगा, पहला फुल्ली फ्लेज्ड फैब्रिकेशन यूनिट विद कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूस 50,000 बेफर स्टार्ट्स क्या होता है कि इनिशियल फॉर्म ऑफ सिलिकॉन चिप्स, ठीक है, पर मंथ, उसी को बोलते हैं बेफर स्टार्ट्स। और ये फर्स्ट फैब क्या होता है, फर्स्ट फुल्ली फ्लेज्ड फैब्रिकेशन यूनिट, है ना। वो जो फैब्रिकेशन यूनिट बनाएगा उसके लिए पहला जो कंपनी बनेगी इंडिया में की पहली जो है टाटा बनाएगी, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी कहाँ से ले रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी ले रहा है PSMC से, पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन के हिसाब से। ये ताइवान की कंपनी है, बस इससे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स के लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे ये है एक न्यूज़ की RCTC सेट टू होस्ट अ वीकेंड ऑफ रेसिंग एक्स्ट्रावेगेंजा। ये क्या है कि एक है ये इंडियन टर्फ इनिशिएशन कप होता है, जो कहाँ होता है, रॉयल कलकत्ता टर्फ क्लब है, RCTC वहाँ होगा, ठीक है। सिटी ऑफ, जिसमें शायद घोड़ों का जॉब, हमको पता नहीं है कि क्या होता है, मेरा ये गेम में बहुत कम इंटरेस्ट है ना। रेसिंग वीकेंड है कोलकाता में, प्रीलिम्स के लिए यही इंपॉर्टेंट है और तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज का न्यूज़ शायद ख़त्म हो गया है। सो थैंक यू सो मच, है ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी आप ना सेल्फ एनालिसिस करिए खुद का, ठीक है, सेल्फ एनालिसिस करिए खुद का
देखिए कि हमें जो रोज़ हम देख रहे हैं तो उसमें चेंजेस आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो ये इसको कैरी ऑन करिए, है ना, अच्छे से मेहनत करिए, रोज़ पढ़िए। नहीं हो रहा तो आप स्किप कर सकते हैं अगर चेंजेस नहीं हो रहा है तो, है ना। बाकी क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है उसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं फिर अगले डिस्कशन में। ओके, टाटा, बाय बाय।